नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आगे का देखेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले तक हम लोग ऑलरेडी 9 लेक्चर तक में देख लिए हैं। आज से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि भारतीय 4 नंबर है। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का खंड 1 देख चुके थे। अब ये खंड 2 है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद को देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना निम्न में से किसके विरोध में की थी? ए में है वित्त आयोग, बी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी में है नेहरू रिपोर्ट, डी में है भारत का संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था तैयार। अब था कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और मेनली रूप से ये सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज तथा देश में समाजवादी ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये भी पूछता है कभी कभी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया गया था। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? ए में है किसान सभा, बी में है द वर्कर, सी में है बैगार्ड, डी में है अनुशीलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो इसका हो जाएगा सी, बैगार्ड। अब इसमें इसका आंसर बैगार्ड हो गया। हम लोग एम.एन. राय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एम.एन. राय जो थे, भारत में साम्यवाद के संस्थापक थे। साथ ही उन्होंने अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना की थी। ये भी पूछा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका एम.एन. राय। साथ ही इसमें पूछ सकता है कि इन्होंने कहाँ बैगार्ड की स्थापना किया था, तो जर्मनी में किए थे। साथ ही इनके एक पत्रिका और है, क्या उसका नाम है? मोसेस का भी प्रकाशन जर्मनी से करते थे। यानी कि मोसेस हो गया और बैगार्ड क्या हो जाएगा? एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका। तो इसका आंसर है बैगार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? एक में है लखनऊ समझौता, 2 में है द्वैत शासन का प्रवर्तन, 3 में है रॉलेट अधिनियम और 4 में है बंग भंग। तो इसको कालानुक्रम में सजाना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में आएगा। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। 1916 में इसी में गरम दल और नरम दल मिले थे। साथ ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों मिले थे। इसकी लखनऊ समझौता का अध्यक्षता किसने कर्म कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन में? तो अंबिका चरण मजमूदार। ये भी पूछता है, अंबिका चरण मजमूदार। और कब बट दोनों में विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। उस समय रास बिहारी घोष कर रहे थे अध्यक्षता, रास बिहारी घोष। अब है कि द्वैत शासन का प्रवर्तन कब हुआ था? तो दिसंबर 1919 में, दिसंबर 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। उसके बाद है रॉलेट अधिनियम, तो ये तो 8 मार्च 1919 को आया था, 8 मार्च 1919। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद बंग भंग, बंग भंग क्या हो गया? 16 अक्टूबर 1905, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था ये। तो इसका राइट क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905, यानी कि 4। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद लखनऊ समझौता 1916, यानी 4 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद रॉलेट हो जाएगा, यानी ये 8 मार्च को ही हो गया था, जबकि द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था। तो 4, 1, 3, 2 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप पर एक फिर से देख सकते हैं। बंग भंग था 1905, लखनऊ समझौता 1916, रॉलेट अधिनियम मार्च 19,
और ये हो गया आपका द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919, यानी कि राइट आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 4 नंबर कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ए में है बम्बई कर्नाटक में, बी में है पंजाब में, सी में है पूर्वी बंगाल में, डी में है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो 4 का हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। 1908 में बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के युवकों ने डाली थी, यानी कि इसके मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे? पुलिन दास। और ये ढाका अनुशीलन समिति के युवक ने किया था बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ए में है सेवाग्राम से, बी में है दांडी से, सी में है साबरमती से, डी में है वर्धा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो कब कहाँ से किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो इसका हो जाएगा सी साबरमती से। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। ये इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साबरमती से दांडी तक यात्रा करके किया था, और दांडी पहुंच के 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 12 मार्च को शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। इसे ही दांडी यहीं से दांडी मार्च का फिर शुरुआत माना जाता है। और इसमें यह भी पूछता है कि टोटल कितने दिन चले थे दांडी मार्च में? तो 24 दिन चले थे। ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा साबरमती। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसको घेर के बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है कि जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, बी में है दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, सी में है लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो ए में है जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, तो ये तो सही है। बी कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, तो ये भी सही है। सी कह रहा है लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ये भी सही है। डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज, तो ये गलत है। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक का हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुल्ले ने। ज्योतिबा फुल्ले कब किए थे? 1873 में, 1873 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, की कौन सा सही नहीं है? तो ये डी नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर इसमें कह रहा है कि सन 1922 के साराबंदी यानी कोई कर नहीं साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था। ए में है भगत सिंह ने, बी में है चित्तरंजन दास ने, सी में है राजगुरु ने, डी में है वल्लभ भाई पटेल ने। तो 22 में साराबंदी का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका डी, वल्लभ भाई पटेल ने 1922 में। कहाँ किया था? गुजरात में आपका किया था। गुजरात में किया था। साथ ही इसी में कर नहीं कर मत दो का नारा भी लगाया गया था। कर मत दो यानी कोई कर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए में है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कर रहा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी कर रहा है मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी कर रहा है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका क्या हो जाएगा? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 का हो जाएगा ये स्वराज पार्टी ने 1934 में। इसमें देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो ये कब हुआ था? 1923 में। 1923 में हुआ था। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये असहयोग आंदोलन वापस ले जाने के विरोध में किए थे ये लोग, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट कह रहा है 9 नंबर की स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। रीजन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में कह रहा है कि आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला कह रहा था कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही थी, ये गलत है। स्वतंत्र भारत जो था वो खुद संप्रभु था, सोवरेन कंट्री था, तो ये तो गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये गलत हो जाएगा तो और खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में रहता है कि ये गलत है और सही है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुता संपन्न शासन ने की थी। तो ये बात सही था। तो क्या हो जाएगा इसका कि ये गलत है और आर सही, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है आरसी दत्त, सी में है एमजी रानाडे, डी में है सर सैयद अहमद खान। तो 10 का क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, जबकि आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक और एमजी रानाडे करते थे। इसमें ये भी देख सकते हैं कि उत्सारण से यानी इंडियन थ्योरी की व्याख्या किसमें करते थे दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत के धन को लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए में है पश्चिम बंगाल से, बी में है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी में है तत्कालीन मध्य भारत से और डी में है पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभ में पश्चिम बंगाल से होता है, जबकि जब आज़ादी हो जाता है और भारत का विभाजन हो जाता है और बंगाल जो पश्चिम बंगाल जहाँ से जुड़े थे ये पाकिस्तान में चला जाता है, तो बाद में ये बम्बई से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े थे, यानी कि इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी होगा, लेकिन कब, जब कि विभाजन के बाद पूछेगा तो प्रारंभ में होता है पश्चिम बंगाल से। 12 नंबर कह रहा है, इसको थोड़ा मिटा ले। 12 नंबर कह रहा है कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता था। ए में है रॉलेट एक्ट, बी में है पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है इंडियन आर्म्स एक्ट और डी में है इलवर्टी। तो ये आसान है कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट को प्रचलित नाम था, ये हो जाएगा यानी कि ए रॉलेट एक्ट। उसी तरह पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में। इसमें देख सकते हैं कि इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था, तो 1878 में। साथ ही रिबेल्ट बिल तो कहीं कहीं 83 लिखा रहता है, 1883, कहीं कहीं 84। किसके काल में आया था, तो रिपन के काल में। रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1880 से लेकर 84 तक था। इसी काल में रिबेल्ट बिल आता है, लेकिन यूरोपियों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है, जिसके कारण ये फिर वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। थर्टी नंबर कह रहा है कि 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका इसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बी कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरब भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। सी कह रहा कि ब्रिटेन को लेकर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। डी कह रहा कि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो पूछ रहा है कि इसमें किसका उल्लेख गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन था। उसी में 1930, 31, 32 में प्रथम, द्वितीय, तीसरे गोलमेज होता है, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कि तो सही था कि इनमें से 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम और थर्ड में नहीं लेता है और सेकंड में बस लेते हैं, प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, महात्मा गांधी। इसमें बी में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ये भी बात सही है, जैसे कि अम्बेडकर थे तो वो दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्ना थे तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसी तरह अलग अलग लोगों ने अपने अपने हित को साझा। थर्ड कह रहा था कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। तो ये भी सही है, जबकि ये गलत है कि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। ए में है एम एन राय, बी में है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी में है पट्टम तानु पिल्लई, डी में है आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में। किसने किया था, तो जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये तो है ही हैं। साथ ही बसावन सिंह और योगेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया था।
जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसावन सिंह और योगेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया था, यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरे से सूची 2, ये दूसरे को एक दूसरे से मिलाना है। तो पहला में था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके द्वारा क्या लिखा गया है। उसी तरह है महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है लाजपत राय। तो इसका क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या होगा, ए नेशन इन मेकिंग, यानी ये का हो जाएगा आपका 4। उसी तरह मोहनचंद करमचंद गांधी का हो जाएगा हिंद स्वराज, यानी 4 के बाद एक। कौन सा ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब देखना है कि 3 और 2 में से कौन होगा। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या है, द इंडियन स्ट्रगल, यानी कि इसका 2 हो जाएगा, तो इसका ऑलरेडी 3 हो जाएगा। कि ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं, यानी 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। एक में है कि वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। 2 कह रहा है कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। 3 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, 1, 2, 3, 1 और 3, 1 और 2 या कोई भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में कह रहा है कि वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो ये 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाएगा। उस समय कौन थे 1947 में, आज़ादी के समय भारत के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। एक पूछता है आज़ादी के समय और एक पूछता है 1950 में, गणतंत्रता के समय 26 जनवरी 1950 के, तो उस समय थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और आज़ादी के समय कौन थे, तो 1947 में आपके जेबी कृपलानी थे, तो एक तो गलत हो जाएगा, यानी 21 में भी, 21 में भी, 21 में भी है, यानी कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। दूसरा में कह रहा था कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, तो ये भी गलत है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो अस्थायी अध्यक्षता पहले तो ये सच्चिदानंद सिन्हा किए थे 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर को जब अस्थायी अध्यक्षता पूछा जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह इसमें है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, तो कौन बनाए थे इस समय, ये नहीं बनाए थे जवाहरलाल नेहरू, ये बनाए थे गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में बना था, गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में प्रथम स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित हुआ था संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल। यानी कि हमारा 3, 1 और 1, 2, 3 सारा गलत है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ए में कह रहा है प्रांतीय समूहीकरण, बी में कह रहा है कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी कह रहा है कि पाकिस्तान की स्वीकृति और डी कह रहा है कि संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन में प्रांतीय समूहीकरण तो था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो मांग कर रहा था पाकिस्तान का मुस्लिम लीग, उसमें था कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूरब, तो उत्तर पश्चिम में 38% गैर मुस्लिम थे, वहीं उत्तर पूरब में भी 48% गैर मुस्लिम थे, इसीलिए ये लोग ने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी, अर्थात ये हमारा सही नहीं है, जबकि संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर में चलते हैं। इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ है कि अभिनव भारत समाज, बी में अनुशीलन समिति, सी में है गदर पार्टी और डी में स्वराज पार्टी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक थे बी.डी. सावरकर, यानी ए का हो जाएगा आपका 4। कब किए थे बी.डी. सावरकर ने, 1904 में। उसी तरह अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो अरविंद घोष, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। कब किए थे, 1907 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल, यानी कि क्या हो जाएगा, सी का 2। तो 4, 1, 2 किसमें है, 4, 1, 2, यानी कि ये 3 हो जाएगा। कि स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किए थे, 1923 में, और गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। तो इसका क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, यानी डी हमारा राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कल भी डिस्कस हुआ था कि असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के विरोध में मत भिन्नता के कारण किया गया था, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी, तो यहाँ हो जाएगा ये डी। 19 नंबर चलते हैं।
इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसको मिलान कर रहा है। तो 1883 ईस्वी, 1906, 1923 और 1932। तो 1883 में क्या हो जाएगा? व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। तो क्या हो जाएगा 1883 में? तो इसमें हो जाएगा कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रथम अधिवेशन। ये 1885 में कांग्रेस के गठन से पहले का अधिवेशन था, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, जो शायद सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो क्या हो जाएगा? ए का 4। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी। 1906 में क्या हो जाएगा आपका? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि बी का 3। देखते हैं किसमें है 4-3। 4-3 इसमें भी है, 4-3 इसमें भी, यानी कि बी और डी कट जाएगा। अब 1-2 में देखना है। तो 1927 ईस्वी में क्या हो जाएगा? व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा या फिर अखिल भारतीय देसी राज प्रजा की स्थापना। तो 1927 में हो जाएगा अखिल भारतीय देसी राज प्रजा की परिषद की स्थापना, यानी कि हो जाएगा 2। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 में, यानी 4-3-2-1 हमारा राइट आंसर है, सी हो जाएगा। ये 1932 में व्हाइट हॉल में जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, इसी को कहा जाता था कम्युनल अवार्ड, जिसमें कहा गया था कि हरिजन को भी, यानी कि दलित को भी अलग से पृथक निर्वाचन की बात किया गया था। जिसके बाद गांधी जी द्वारा यरवादा जेल में, पूना के यरवादा जेल में अनशन पे बैठा जाता है। उसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसमें अंबेडकर दलित का नेतृत्व कर रहे थे। जिसके बाद क्या होता है कि इनको पृथक निर्वाचन को खत्म करके और इनको आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा इसका? 4-3-2-1 हमारा राइट आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, 1 में कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, 2 में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, 3 कह रहा है कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, 4 कह रहा है कि ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की राजी हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है, बी में कह रहा है 2 और 3 सही है, सी में कह रहा है 1 और 3 सही है, डी में 3 और 4 सही है। तो क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, ये गलत है, ये तो 1905 में ही बन गया था, बंगाल विभाजन के समय ही। तो यानी एक कट जाएगा। तो एक किसमें था? इसको काट के ऐसे भी निकाल सकते हैं आंसर, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ये कट गया, यानी कि 2, 3 और 3, 4, यानी 3 तो हमारा सही है। अब 2, 4 में देखना है। तो 2 में क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, तो ये सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही हिंदू मुस्लिम एकता एक तो बढ़ा ही, इसके पीछे एक और रीजन था जो खिलाफत आंदोलन के कारण भी बढ़ा था, और वो दोनों एक साथ हो गया था, सहयोग और खिलाफत, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई। और 3 तो दोनों में कॉमन था कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। और 4 में कह रहा है कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की राजी हुई, तो ये राजी नहीं हुई थी, ये तो बहुत बाद जाके आज़ादी के समय राजी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है आचार्य कृपलानी, सी में है महात्मा गांधी, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो किसने सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और ये इन्होंने, इसके पीछे मेन उद्देश्य वही था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना का था स्वतंत्रता प्राप्ति। तो अब उद्देश्य प्राप्त हो गया, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी सूचीबद्ध दिया हुआ है, सूची 2 से मिलाना है। पहला में है बटलर समिति रिपोर्ट, बी में है हार्डुंग समिति रिपोर्ट, सी में हंटर जांच समिति रिपोर्ट और डी में है मुडीमैन समिति रिपोर्ट। तो इसको सूचीबद्ध से सूची 2 में मिलाना है। तो बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बटलर समिति का था कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध, यानी ये का हो जाएगा पद 2। उसी तरह हार्टुंग समिति रिपोर्ट क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं को तलाशना था कि क्या क्या और इसके लिए किया जा सकता है, ये हो जाएगा, उस संभावनाओं पर था। उसके बाद सी में है हंटर जांच समिति रिपोर्ट। तो बी का क्या था? बी का हो जाएगा आपका 4,
हंटर जांच समिति रिपोर्ट क्यों आया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आया था, तो सी का 1 हो जाएगा। 2, 4, 1 यानी बचा 3 की मूडीमैन समिति रिपोर्ट, तो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार के लिए आया था। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 किसमें है? 2, 4, 1, 3 यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, 22 का डी। 23 में चलते हैं। 23 में नीचे ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में पढ़ा है कि किसके बारे में ये सब कहा गया है कि एक जीवन काल के वर्णन है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक व संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन है, तो किसके बारे में है? ए में कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का, बी में है महादेव गोविंद रानाडे का, सी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले का, डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक का। तो ये किसका वर्णन है? तो एक लास्ट लाइन से ही आप समझ सकते थे कि महात्मा गांधी ने स्वयं उनका गुरु माना था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 23 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1966 1866 में हुआ था, महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में, कोतलुक ग्राम, यानी कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूचीबद्ध है घटनाएं और सूची 2 में उसका परिणाम दिया हुआ है। ए में है मार्ले मिंटो सुधार, बी में है साइमन कमीशन, सी में है चौरी चौरा कांड और डी में है दांडी मार्च। तो मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा आपका ए का 3। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का इसमें विकास हुआ था। इसी के तहत पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो ये का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद बी में है साइमन कमीशन, तो ये कब आया था? 1927 में, 1927 में। इसमें क्या हुआ था? तो देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था और हर एक जगह पे विरोध किया गया था। इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि जो असहयोग आंदोलन में सभी 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसी कारण इसके लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था और सारे दलों द्वारा इसका विरोध किया गया था। उसके बाद है यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया आपका, बी का हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन यानी बी का 1, 3 और 1 किसमें है? 3, 1 यानी 2, 5 हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब है? तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, इसके परिणाम स्वरूप हुआ। उसके बाद दांडी मार्च के परिणाम स्वरूप 5 है कि नमक का अवैध निर्माण, तो यानी हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 5। माल्टे मिंटो सुधार का हो जाएगा संप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। और दांडी मार्च हो जाएगा आपका 1930। चौरी चौरा कांड हो जाएगा सही आंदोलन का वापस लिया जाना और दांडी मार्च हो जाएगा नमक का अवैध निर्माण, यानी 3, 1, 2, 5 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ए में कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी कह रहा है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी कह रहा है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जिसमें क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1932 होगा। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड के बाद कम्युनल अवार्ड में जो कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, इसमें हुआ क्या था कि कम्युनल अवार्ड 1932 में घोषणा किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि महात्मा गांधी नर्मदा जल में अनशन पे बैठ जाते हैं। उसी के बाद पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि हरिजनों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था इसको खत्म करके हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। यहीं पे नारा लगाया जाता था कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। उसके बाद ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच। इसमें अंबेडकर जो थे वो दलित का नेतृत्व कर रहे थे और वहीं गांधी जो थे कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे।
और इसमें कांग्रेस गांधी जो थे वो जेल में थे, इसके कारण यहाँ पे हस्ताक्षर किए उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था गांधी की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूची बंद दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 से इसका मिलान करना है। ए में है सूरत विभाजन, बी में है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी में है सर्वदलीय सम्मेलन, डी में है पुनः स्वराज का संकल्प। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था। 1907 किस ऑप्शन में है? 4 में। सूरत विभाजन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? तो यानी रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास बिहारी घोष जो कि नरम दल से संबंधित थे। रास बिहारी घोष, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। 4 किस में है? यानी ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद बी में 3 दिया है दोनों में, तो बी में हो जाएगा आपका 3। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी 1932 में, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। उसके बाद सी में है सर्वदलीय सम्मेलन। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा 4, 3, 1। तो किस में है? 4, 3, 1, यानी ए ऑप्शन सही है। 4, 3, 1, 5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक सेकेंड इसे फिर से देख लेते हैं। सूरत विभाजन हो जाएगा 4 1907 में, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। उसके बाद है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि 3 हो जाएगा। 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड के विरोध में। उसके बाद हो जाएगा सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पे, तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यानी कि हो जाएगा आपका बी, कि सी का हो जाएगा 2। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। वहीं पुनः स्वराज का संकल्प जो है 1929 में, यानी 4, 3, 2, 1 हो जाएगा राइट आंसर। ये 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यही रीजन है कि 26 जनवरी को अभी भी उसी दिन संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी हो जाएगा हमारा 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूची बंद दिया हुआ है और सूची 2 से मिलान करने का पूछ रहा है। तो पहला में है चटगांव शस्त्रागार हमला, बी में है काकोरी षड्यंत्र, सी में है लाहौर षड्यंत्र और डी में है गदर पार्टी। तो चटगांव शस्त्रागार हमला का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका हो जाएगा सूर्य सेन। तो क्या हो जाएगा? ए का 3। उसी तरह काकोरी षड्यंत्र का मेन सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल, यानी इसका 4 हो जाएगा। 3, 4 किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें देखना है आगे। तो लाहौर षड्यंत्र में कौन थे मेन सूत्रधार? लाहौर षड्यंत्र का हो जाएगा आपका जतिन दास, यानी 2। और गदर पार्टी तो पहले भी डिस्कस कर लिए, लाला हरदयाल। तो हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। किस ऑप्शन में है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्य सेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो 3, 4, 2, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 28 में कह रहा है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के और डी में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके सदस्य थे? तो ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो 1904 के आसपास किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो गरम दल के सदस्य थे उनके इसमें सदस्यता नहीं दिया जाता था, जो उग्रवादी लोग थे 1904 में, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ए में है तिलक का होम रूल लीग, बी में है 2 में है कामागाटू मारू प्रसंग और 3 में है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसको कालानुक्रम में अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा। तो तिलक का होम रूल कब स्थापना हुआ था? तो ये अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916। उसके बाद में एनी बेसेंट करती है सितंबर 1916 के आसपास। कामागाटू मारू प्रसंग कब है? 1914 में, जो एक जहाज से संबंधित था कनाडा में। उसके बाद है महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में, 9 जनवरी को ही। तो पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी 2, 3, 1, यानी डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया
क्योंकि ए में है कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी में है कि वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, सी में है कि कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए, डी में है कि सदस्यों के बीच मतभेद था। तो सम्मान कमीशन का बहिष्कार का मेन रीजन था कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इसीलिए भारत में सभी दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इसी को कहा जाता है सर्व देशव्यापी आंदोलन, इसे कहा जाता था कि देशव्यापी स्तर पर आंदोलन किया गया। उसी के तहत आप देखेंगे कि लाला लाजपत कह रहा कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था, एक कह रहा है कि उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, बी कह रहा है कि उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, सी कह रहा है कि मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का प्रभाव, डी कह रहा है कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका क्या हो जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो थे उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी की उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इन लोगों के अनुसार था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत की महिमा का गुणगान तथा उसका पुनरुत्थान करना था। क्योंकि तिलक वगैरह का जब देखते होंगे कि हमेशा दुर्गा पूजा नहीं, क्या किए थे, गणेश चतुर्दशी, और यही हो गया कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट में कह रहा है कि 32 में निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। ए में है कि आईएन ने सक्रियतावादियों की हत्या, बी में है जालियांवाला बाग का नरसंहार, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, और डी कह रहा है करजन बाइथ को गोली मारा जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस घटना को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। तो ये बी को किया था कि यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार को ही किया था कि ये निवारक हत्या है। कब हुआ था जलियांवाला बाग का नरसंहार? तो 13 अप्रैल 1919, इसी को इन्होंने निवारक हत्या का कहा था, यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें 33 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ए में है अगस्त प्रसाद, 2 में है आईएनए मुकदमा, 3 में है भारत छोड़ो आंदोलन, और 4 में है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। तो इसे 1, 2, 3, 4 को क्रम में सजाना है कि पहले कौन होगा उसके बाद। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। उसके बाद आईएनए का मुकदमा, तो ये तो 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा आपका। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह ये कब हुआ? तो बहुत बाद हुआ था, 1946 में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी 3, उसके बाद आईएनए मुकदमा यानी 2, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह यानी 1, 3, 2, 4। हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ए में, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। ए में है कि आयाती वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, बी कह रहा है कि संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, सी कह रहा है कि देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, और डी कह रहा है कि सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज्य परिवर्तन संगठित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर की संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादियों का हमेशा ये कही कहना रहता है कि जो नरम दल वाले हैं वो हमेशा प्रार्थना और इस पर विश्वास करते हैं, जबकि ये लोग का कहना था कि प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरत है आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जब तक हम लोग उनका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। यही हो गया कि आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, याचिका ये सब करने की बजाय। 34 कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक में है कि थियोडर बेक मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, 2 में है इल्बर्टविल रिपन, 3 कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 4 में है बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग। तो पूछ रहा है कि कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो थियोडर बेक मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये तो सही है। इल्बर्टविल हो गया आपका रिपन, ये भी सही था। और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी सही है। जबकि बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से न संबंधित होकर किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्षता किए थे, जैसे 85, 86, 87 में। 85 के बाद ये आपका 87, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं।
मद्रास अधिवेशन का, यानी कि मुस्लिम लीग से संबंधित न होकर किससे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 4 खत कट जाएगा, तो 1 2 3 हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जैसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में बम्बई में। अध्यक्षता किसने किया था, तो बिमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी पूछता है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी में। इसमें बिमेश चंद्र बनर्जी हो गया, दूसरा में प्रथम सिख हो गए। उसके बाद तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयबजी ने, बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये प्रथम सिख थे। उसके बाद आ जाएगा चौथा 88 में हुआ था इलाहाबाद। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जॉर्ज यूल ने, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहला हो गया बम्बई, दूसरा हो गया कलकत्ता, तीसरा हो गया मद्रास और चौथा इलाहाबाद। इसको अपना याद कर सकते हैं BCM, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। प्रथम हो गया बिमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा में दादा, तीसरा में बदरुद्दीन तैयबजी और चौथा में जॉर्ज यूल। उसके बाद इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये 1890 कभी कभी पूछ जाता है कि सर फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, 1896 कलकत्ता में हुआ था। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ये देख सकते हैं जैसे कि 1905 बनारस में हुआ था, उसका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। उसके बाद 6 पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 1907 बहुत फेमस है, सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम और नरम दल का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लोग भी अलग अलग हो जाते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं जैसे बनारस और गोखले, तो B और G, और कलकत्ता C से है और D से दादा, BGCD। यानी बनारस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने और कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी ने। सूरत रास बिहारी घोष। इसमें याद कर सकते हैं कि जैसे सूरत में एक दूसरे का सूरत रास नहीं आया था, इसीलिए दोनों में विभाजन हो गया था, गरम नरम दल आपस में बट गए थे। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, बहुत सारा है अभी। जैसे ये पूछता है कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण धर ने। 1912 BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार बिहार में हुआ था बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर ने। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे 16 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता की थी, और इसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पहली महिला बनती है अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। इसमें 3 है, जैसे एक 1917 आ जाता है, उसके बाद 8 जोड़ने पे 25 1925, इसमें देख सकते हैं पहले 17, उसके बाद 1925 और उसके बाद 8 जोड़ने पे 1933। तो इस ये कोलकाता में होता है, 25 में कानपुर में और 33 में, इसको फिर से देख सकते हैं जैसे कि 1916 पूछता है एक, 1916 में कहाँ हुआ था, लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग से समझौता होता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 17 में कहाँ होता है, इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, कलकत्ता में, कलकत्ता एनी बेसेंट। उसके बाद 8 साल बाद फिर से बनती है 1925 में सरोजनी नायडू, ये कानपुर में बनती है, कानपुर सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद 8 साल बाद फिर से बनती है 1933 में, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है नलिनी सेन गुप्ता, ये भी महिला रहती है, नलिनी सेन गुप्ता। यानी कि 3 बार महिलाएं बनी थी, पहला एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू और तीसरा में नलिनी सेन गुप्ता। इसको याद कर सकते हैं कोका कोला, जैसे पहले कोलकाता, फिर का से कानपुर और फिर से कोलकाता, यानी 3 हो गया, 17 25 और 33। उसके बाद और 1 2 देख लेते हैं, जैसे में हो गया आपका 16 हो गया, 17 हो गया। इसके बाद पूछता है आपका
19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1920 में कलकत्ता, लाला लाजपत राय पहली बार गरम दल के एक ही अध्यक्ष अभी तक बने थे, लाला लाजपत राय, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन के लिए। इसके बाद और कौन सा है, इसमें देख सकते हैं, जैसे उसके बाद आ जाएगा 1922 का गया अधिवेशन, CR दास की अध्यक्षता में हुआ था बिहार में, बिहार के गया में। उसके बाद आ जाइए, सबसे युवा अध्यक्ष पूछता है कब बने थे, दिल्ली में उस अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। पहली बार गांधी जी एक ही बार किए थे 1924 में बेलगांव। उसके बाद 25 में हो गया कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद 26 में गुवाहाटी में हुआ था, श्रीनिवास अयंगर बने थे अध्यक्षता। इसमें कहा गया था कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, कि जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं वो खादी वस्त्र पहनेंगे। इसके बाद एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि 1929 लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू किए थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद 31 में कराची अधिवेशन, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद 33 कलकत्ता, नेली सेन गुप्ता महिला बनी थी। उसके बाद 36 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की जाती है। 37 में फैजपुर होता है, जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद 2-3 और है। पहला है कि जैसे यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि पहले पूर आता है, फिर पूरा और फिर पूरी। जैसे पूर से हो गया फैजपुर, पूरा से हो गया हरिपुरा, गुजरात में पड़ता है, और पूरी से हो गया त्रिपुरी। तो 37 में फैजपुर का अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन है। 38 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करते हैं। उसके बाद 39 में त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। इसी में पहली विवाद होता है पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी के प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसी में फिर जब ये जीत जाते हैं तो फिर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं 1939 में ही। 40 में नामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होता है। 46 में मेरठ आचार्य JB कृपलानी। पूछता है कि आज़ादी के समय कौन थे, तो JB कृपलानी। उसके बाद 1950 में पूछ देता है कभी कभी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी यह एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन है, ए कह रहा है लॉर्ड डफरिन का, बी कह रहा है लॉर्ड कर्जन का, सी कह रहा है लॉर्ड लीटन का, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन बोला था कि भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने की है? तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक था इसका कार्यकाल? 1899 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि गदर पार्टी का नेता कौन था? ए में है भगत सिंह, बी में है लाला हरदयाल, सी में है बाल गंगाधर तिलक, और डी में है BD सावरकर। तो गदर पार्टी का नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? पिछले कल भी डिस्कस हुआ था, 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ था गदर पार्टी का? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को USA। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ए में भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, बी में है कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, सी कह रहा है कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, डी कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन पड़ी कि बंटवारा होना पड़ा। यानी क्या हो जाएगा कि संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 39 कह रहा है कि 39 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। रीजन कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। इसमें हुआ क्या था कि जैसे
ब्रिटेन जो था वो दूसरे तरफ था और तुर्की दूसरे तरफ था सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसमें ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान से सभी अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे कि भारत के मुस्लिम भी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का खिलाफत कमेटी का गठन किया, उनकी अध्यक्षता में हुआ 1919 में, जिसके कारण क्या हुआ था कि मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था। और इसी समय गांधी जी कहते हैं कि ऐसा पहले 100 साल में पहली बार, एक सेकेंड, अर्थात गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के साथ देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और रीजन कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक ही लक्ष्य था कि साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना। तो क्या हो जाएगा कि और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि ए में कह रहा है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। रीजन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। ए में कह रहा है कि ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। ये गलत है, नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई थी। यद्यपि बंगाल विभाजन के ने नरम दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन नरम दलियों की भूमिका भी बनी रही थी। तो यानी कि ये जैसे ही गलत होगा तो आर सही हो जाएगा और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया था। सूरत अधिवेशन हम लोग अभी देखे थे कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और इसी में दोनों हट जाते हैं, गर्म नरम दल पृथक हो जाते हैं, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाके मिलते हैं अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फोर्टी वन कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 इसमें स्वीकृत हो गया था। रीजन कह रहा है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में है ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी है कि ये गलत है परंतु आर सही है, कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 इसमें में स्वीकृत हो गया था। तो ये गलत है। यदि रीजन कह रहा है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। ये तो सही है कि अगर जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिख जाते उतना ही ज़्यादा ब्रिटिश का विरोध हो जाता, यानी कि हो जाएगा ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने स्वीकृत कर दिया था। रीजन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। ए में कह रहा है कि आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बी, कि ए और दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने स्वीकृत कर दिया था। ये सही है। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे, तो ये भी सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है कि श्वेत लोग सम्मिलित थे इसलिए इसका स्वीकृत किया गया था। इसकी स्वीकृति के पीछे दूसरा रीजन था। इसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा तथा बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन इन लोग का कहना था कांग्रेस का कि पहले ही जो करना है कर लो, बाद में क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्वीकृत कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका बी, कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 43 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। रीजन कह रहा है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा इनके आंदोलन को रोके देने का कारण बनी। ए में कह रहा है कि आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। ए में कह रहा है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो ये सही है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में इसको रोक दिया गया, यानी कि ये सही है। रीजन कह रहा है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा इनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो ये भी सही है।
और ये व्याख्या भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि ए और दोनों सही है तथा और ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यानी ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 44 कह रहा है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला में है विदेश, ए में है, बी में है गृह, और सी में है वित्त, और डी में है रक्षा। तो लियाकत अली खां को कौन सा मिला था, तो वित्त विभाग मिला था लियाकत अली खां को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सन 1947 में भारतीय इसमें कह रहा है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार था। बी कह रहा है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। सी कह रहा है कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। डी कह रहा है कि भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी है कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए इसलिए सहमत हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं उससे बचा जा सके। और यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में 45 तक देख लिए थे कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि इसमें तो क्या था, सी कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 46 कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। बी कह रहा है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सी कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डी कह रहा है कि कांग्रेस के महासचिव थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी पहले ही बोले थे कि हमारा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ही था स्वाधीनता की प्राप्ति, और जैसे ही ये मार्ग सुलभ हो गया तो हमने इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 47 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए में है खुदीराम बोस ने, बी में है बी डी सावरकर ने, सी में प्रफुल्ल चाकी ने, डी में है भगत सिंह। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत पहले ही हो चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा 47 का, अभिनव भारत का संस्थापक कौन, गठन किसने किया था, तो बी डी सावरकर ने। कब किया था, इसका हो जाएगा 1904 में, बी डी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 48 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ए में है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी कह रहा है कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी में वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी कह रहा है कि वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम समय तक चला था, जैसे कि देख सकते हैं कि 1861 के बाद 1892 आया, तो कितने वर्ष तक चला, तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यानी 31 वर्ष तक चला, 61। उसी तरह 92 के बाद 9 आया, तो ये कितने साल तक चला था, 9 में से 2 गया 7, और उसके बाद 10 में से 9 गया 1, यानी 17 वर्ष तक चला, 1892। उसके बाद 9 का देख लीजिए, तो 1909 का कितने तक चला, 1909 से 1919, यानी 10 वर्ष। उसी तरह 1919 का 1900 इसके बाद कौन सा आया था, 1935, तो इससे इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, इसे एक 5 ले लिए तो कितना होगा, 2 में से 1 गया कि, यानी 16 वर्ष चला था। तो सबसे कम हो जाएगा आपका ये 10 वर्ष वाला 1909 का अधिनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो सबसे कम समय तक चला था। 49 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है, नीचे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें से किससे इसका संबंधित है, कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह उदाहरण का संबंध है, ए में है साइमन कमीशन से, बी में है गांधी इरविन पैक्ट से, सी में है क्रिप्स मिशन से, डी में है कैबिनेट मिशन से। तो साइमन कमीशन ये सब तो वो 27 में ही आ गया था, जबकि गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लगाना, तो इससे भी इसका संबंध नहीं है। क्रिप्स मिशन 42 में आया था, और ये कैबिनेट मिशन आया था आपका 46 में। तो कैबिनेट मिशन ही आपको आया था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, जो कि मई में प्रस्ताव लाया था, मई 46 में। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, कैबिनेट मिशन से। मई 46 में प्रस्तुत किया था और भारत विभाजन को नकार दिया था।
भारत विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, यानी कि इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 पे चलते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। ए में है सी राजगोपालाचारी, बी कह रहा है कि एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ रहा है कि जब जैसे है कि जब भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन उस समय ब्रिटेन उस समय नीचे जा रहा था और इस समय सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, इसका सी आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसको ऐसे अवसर के रूप में देखा जब हम लोग इसे बाहर खदेड़ सकते थे, यानी कि इसे एक अवसर के रूप में देखा, ईश्वर प्रदत्त अवसर है। जबकि इसमें पूछता कि महात्मा गांधी क्या कह रहे थे, तो महात्मा गांधी कहे कि नहीं, हम लोग को ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि वो अभी संकट में है। तो इसमें पूछ देगा कि महात्मा गांधी क्या कहते थे। महात्मा गांधी तो ये सहानुभूति रखने की बात कह रहे थे, सहानुभूति। जबकि पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू तटस्थ थे, न तो सहानुभूति कह रहे थे और न तो ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देख रहे थे। तो इसका हो जाएगा ईश्वर प्रदत्त अवसर देख रहे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 51 कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल, डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, यानी कि जो भी इस योजना में आया है वो प्रस्तुत हुआ है वो सब सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल राइट आंसर। ये कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे, समर्थन में थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ए में है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी में है आर.सी. दत्त और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। इन्हें 1869 में नियुक्त किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करके उत्तीर्ण की थी, लेकिन सही आयु में मतभेद के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पूछ रहा कि बर्खास्त किसे किया गया था, लेकिन 5 साल बाद इन्हें फिर से 1900 कितना हो जाएगा 1874 में इन्हें पुनः इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया और न्यायालय द्वारा इन्हें हरी झंडी दिखाकर फिर से नियुक्त कर दिया जाता है 74 में, लेकिन जातीय भेदभाव के कारण इन्होंने फिर से खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 74 में 5 साल बाद बर्खास्त कर दिया जाता है, 74 में फिर से इन्हें 74 में इन्हें परीक्षा उत्तीर्ण किया गया तो और सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुआ। यद्यपि जल्द ही बनर्जी को उनके पद से जातीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जबकि पहला पूछेगा कि कौन थे पास करने वाले सिविल सर्विस, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस भी पास करते हैं, या यहाँ तक ये 4th रैंक लाते हैं, और सीधा इनका संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस, ए में है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी कह रहा है कि ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, डी कह रहा है कि भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों की दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है ए कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है रियायत, इससे भी थोड़ा सा लगा सकते थे आइडिया, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस 54 कह रहा है कि लॉर्ड लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। रीजन कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। पूछ रहा है कि कौन सही है। ए में कह रहा है कि ए और दोनों अलग अलग सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर है, यानी कि लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन उठ खड़े हुए थे। यही है कि ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष
ये इस क्रांति से ने स्वतंत्रता की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया और 8 अगस्त 1942 को हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यही बाद में देखा जाता है कि पूरे संपूर्ण देश में व्यापक रूप से हिस्सा लिया था। इसी कारण इसे कहा जाता है कि जो सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया था, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ए में है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन, डी में है दांडी यात्रा। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूछ रहा है। तो पहली बात तो है कि कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद 1917 में इनका पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन, जिसमें कि 1916 में इन्हें राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं, लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 17 में जाते हैं। और ये किस पद्धति पर आधारित था? तो ये नील बगान मालिकों के विरुद्ध था, जो कि 3 कट्ठिया पद्धति था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे वहाँ के किसान नाखुश थे। यही चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ए में है अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी कह रहा है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और डी कह रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो प्रार्थना और याचिका किसकी ज़्यादा डिमांड रहती थी? प्रार्थना और याचिका के माध्यम से तो ये नरम दाल वालों का था। नरम दाल वाले हमेशा प्रार्थना और याचिका पे विश्वास करते थे, जबकि ये सब अंततः समाप्त हो गई थी किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि ये गरम दल के थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष। 4 मेनली थे लीडर गरम दल के, एक अरविंद घोष, और इधर हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1905 के बाद कांग्रेस ने नरम दल का प्रभाव कम हो गया और तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ, और ये लोग प्रार्थना और याचिका के मांग को अस्वीकार कर दिए तथा डायरेक्ट बात दूसरे तरीका अपनाया। तो यानी क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूचीबद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान करने को कह रहा है। ए में है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी में है मैडम भिकाजी कामा, सी में है एनी बेसेंट और डी में है अरविंद घोष। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इसमें हो जाएगा ए का 2। उससे तरह मैडम भिकाजी कामा का कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तलवार, यानी कि 2। इसका हो जाएगा बी का 3। एनी बेसेंट हो जाएगा कॉमनवेल्थ। तो सी का हो जाएगा 4। अरविंद घोष वंदे मातरम, यानी 2 3 4 1 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैडम भिकाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन ने इस कथन का संबंध है? ए में कह रहा है 1857 का विप्लव यानी जो विद्रोह हुआ था, बी में है चंपारण सत्याग्रह, सी कह रहा है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1919 से 22 तक चला था, और डी में है 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति। तो किसमें ये हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से भिड़ा नहीं पाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें क्या हुआ था कि खिलाफत व असहयोग आंदोलन से संबंधित था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग को संगठित कर लिया था, और ये खुद खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय स्तर पे, और इसी में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा जाता है। तो इसी से एचिसन का ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? ए में केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, बी कह रहा है कि द्विसदनीय विधानमंडल, सी में है प्रांतीय स्वायत्ता, डी कह रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की बात की गई थी, प्रांत में द्वैत शासन को खत्म करके द्विसदनीय विधानमंडल लाया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी, साथ ही एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, और क्या क्या किया था? आरबीआई की स्थापना, भारत को बर्मा को भारत से अलग किया गया था, एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी, बहुत सारे इसमें प्रस्ताव थे। पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो इसमें ए आंसर हो जाएगा कि केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन। तो नहीं, राज्य में द्वैत शासन की बात 1919 के अधिनियम में किया गया था, इसमें इसको समाप्त करके राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल लाया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। तो क्या हो जाएगा? ए हमारा गलत आंसर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 60 नंबर की 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ए में जापान में, बी में तत्कालीन बर्मा में, सी में है सिंगापुर में और डी में है तत्कालीन मलाया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ अस्तित्व में आया था? तो ये आपका जापान में आया था 1943 में। किसके नेतृत्व में था? तो रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 जो भारतीय स्त्री पुरुष जो वहाँ बंदी थे उसको अपने लेग के अंडर में, और उसी से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं युद्धबंदियों को साथ में शामिल करके। तो यानी क्या हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में कहाँ आया था? जापान में 1943 में रास बिहारी बोस के सहयोग से। रास बिहारी बोस एक घोष हैं जो कि 1907 की अध्यक्षता किए थे, तो वो नरम दल के थे घोष, जबकि बोस सुभाष चंद्र बोस ये सब थे गरम दल वाले, यानी कि बोस हो जाएगा, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। बी में कह रहा है कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी कह रहा है कि नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। डी कह रहा है कि सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें था कि माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को योजना के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो इसमें गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जिन्ना को भारत का बंटवारा करने के बजाय उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यानी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि ए में कह रहा है कि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बी में कह रहा है कि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। सी कह रहा है कि राज्य की जनजाति अघोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। डी कह रहा है कि पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं इसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुए। इसका मेन रीजन था कि पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, यही रीजन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 63 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ए में है कि चौरी चौरा में, बी में है दांडी में, सी में है चंपारण में और डी में है बारदौली में। तो ये पहले भी डिस्कस किया जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण में, 1917 में। लौटे कब थे ये तो बता ही दिए थे कि 1915 में लौटे थे, 17 में। इसके पीछे रीजन था नील बगान मालिकों का अत्याचार, जिसमें कि 1916 में राजकुमार शुक्ला बिहार के जो निवासी थे इनके द्वारा बुलाया जाता है, तो गांधी जी को निमंत्रण दिया जाता है और 17 में जाते हैं और चंपारण सफल रहता है, यानी पहला सफल सत्याग्रह था जिसमें क्या किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट में है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ए में है चितगंग और मरी रेड, बी में है अभिनव भारत, सी में है अनुशीलन समिति, डी में है कुक्का आंदोलन। तो इसमें क्या हो जाएगा? चितगंग और मरी रेड का संबंध किससे है? तो कल्पना दत्त से, तो ये तो सही है, एक का हो जाएगा आपका 1। उसी तरह अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो बी.डी. सावरकर, यानी हो जाएगा 3। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका अरविंदो घोष। और कुक्का आंदोलन का संबंध है गुरु राम सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 2। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी ये हमारा राइट आंसर है। इसका हो गया। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, यानी कि हमारा बी राइट। कल यहाँ तक देख लिए थे 64 तक, जिसमें था कि चितगंग और मरी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह, यानी कि क्या था इसका आंसर? 1, 3, 4, 2। 64 देख लिए थे। 65 चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए में कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया।
रीजन कह रहा है कि कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। इसमें पूछ रहा है कि ए में कह रहा है कि और दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न कल भी डिस्कस हुआ था, ये 2000 में पूछा है ना, ये 99 में भी पूछा था। जैसे देखिए यहाँ पे होगा कितना नंबर, हाँ 54 में, कि लॉर्ड लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़ा हुए थे। इसका आंसर ये था कि और दोनों से अलग अलग सही है तथा एक ही सही व्याख्या और है, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड लिथगो ने 1911 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। ये लॉर्ड लिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, बोला कि 1857 के विद्रोही यानी सिपाही विद्रोह के बाद सबसे बड़ा और गंभीर विद्रोह बताया, क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और इसमें न सिर्फ राष्ट्रव्यापी था जिसमें समाज के सभी वर्गों, खासकर जैसे किसान, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 66 नंबर। 66 में कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनका संकीर्ण सामाजिक आधार था। रीजन कह रहा है कि यह उसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है? ए सही है, ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में कह रहा है कि और दोनों सही है तथा परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनका संकीर्ण सामाजिक आधार था। ये तो सही है, लेकिन यह उसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये गलत था। यानी कि हमारा ए सही है परंतु आर गलत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है अबुल कलाम आजाद, डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कहा था। हरिपुरा अधिवेशन में 38-39 में भी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बाद में मतभेद के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो गया सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 68 में। इसमें कह रहा है कि भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। ए में है पंजाब, बी में है असम, सी में है बंगाल, डी में है बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पंजाब इसका स्वतंत्र रखा था कि भारत विभाजन के समय पंजाब ने स्वतंत्र राज्य के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं माना और ये राष्ट्र के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे वल्लभ भाई पटेल, जिसके बाद इसे सम्मिलित कर लिया गया था। यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 69 कह रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। ए में है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क की, बी में है मोहम्मद अली जिन्ना के मस्तिष्क की, सी में कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, डी में कह रहा है बीपी मेनन के मस्तिष्क की। तो बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो 69 का हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। और ये इसमें प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई थी, जिसमें कि पंजाब व बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने का विकल्प भी दिया गया था। साथ ही कुछ को यह भी अधिकार देने की बात कही गई थी कि चाहे तो भारत या पाकिस्तान में जुड़ जाएं अथवा पृथक ही रह सके। यही बाल्कन प्लान था। ये देसी रियासत के बारे में मेनली बेसिकली था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप देसी रियासत को, कि अगर आप चाहते हैं कि हम भारत में शामिल हो जाए तो भारत में शामिल हो जाइए, या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो उसमें शामिल हो जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको इसमें से किसी में शामिल ना हो के स्वतंत्र सत्ता रखनी है तो आप उसको स्वतंत्र भी अपना रख सकते हैं। तो यही बाल्कन प्लान था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। 2 कह रहा है कि CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। 3 कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। 4 कह रहा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ए में है 1 और 3, बी में है 2 और 4, सी में है 2, 3 और 4, डी में है 1, 2, 3, 4। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी? कल डिस्कस हुआ था कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में बनी थी। उसके 8 साल बाद 1925 में बनती है सरोजनी नायडू। तो अगर प्रथम महिला पूछे तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अगर रहता है यहाँ पे तो ये सही हो जाता है कि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। यानी कि एक हमारा गलत हो जाएगा, एक इसमें भी है एक इसमें भी, यानी कि 2 और 4 सही है। कि CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, तो ये तो सही है। 4 भी दोनों में कॉमन है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। 3 कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी A.O. ह्यूम जो थे प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, गलत था। प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो पहला में जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे कांग्रेस अधिवेशन वाले में, तो उसमें देख सकते हैं। जैसे प्रथम हो गया आपका 85 में स्थापना हुआ था, उस समय कौन बने थे? बिमल चंद्र बनर्जी। उसके बाद 86 में कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 87 में प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं 88 में ही अंग्रेज बन जाते, उनका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। जबकि A.O. ह्यूम कौन थे? तो ये तो संस्थापक थे कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यानी कि हमारा 3 और 4 गलत है, जबकि 2 और 4 सही है। और क्या 1 और 3 गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें भी गलत, इसमें भी और इसमें भी। यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 71 कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए में है काल कोठरी घटना के बाद, बी में है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी कर 1857 के विद्रोह के बाद, डी कर बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था? तो हंटर कमीशन कब बना था आपका? 1919 में, 1 अक्टूबर 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 71 का आपका बी हो गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके बाद आप इसमें और देख सकते हैं कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को। उसमें वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। और आदेश कौन दिया था? तो इसमें पूछा कि गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 72। इसमें कह रहा है कि 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ए में है अब्दुल कलाम आजाद, बी में है हजरत मोहनी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? 71 हो गया था 72। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता ही हजरत मोहनी ने किया था और उसी ने कहा था कि संपूर्ण स्वराज को लक्ष्य मानने के लिए प्रस्ताव रखा था। तो हजरत मोहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 73। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ए में है लक्ष्मी सहगल, बी में है सूर्य सेन, सी में है बटुकेश्वर और डी में है JM सेनगुप्ता। JM सेनगुप्त। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, सूर्य सेन ने। कब घटना हुआ था चटगांव शस्त्रागार ढाबा? तो अप्रैल 1930 की घटना थी, अप्रैल 1930। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के 65 क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार लूटने की योजना बनाई थी। बाद में इनको 1933 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जनवरी 1934 में फांसी दे दी जाती है सूर्यसेन को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ए में है आगा खां की अध्यक्षता में, बी कह रहा है कि अमीर अली की अध्यक्षता में, सी कह रहा है कि लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, डी कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। तो 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1908 में इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। अमीर अली, सैयद अमीर अली की लीग की स्थापना 1908 में किया था, कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है शेख अब्दुल्ला, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। इसके प्रथम सत्र कब हुआ था? तो 1927 में बम्बई में हुआ था
और जवाहरलाल नेहरू 1935 से 47 तक किसके अध्यक्ष थे? 1939 में कहाँ हुआ था? भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। उसके साथ ही इसका स्थापना अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? दिसंबर 1927 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। और 35 से 47 तक किसके? ऐसे इसका आंसर 35 से 47 तक इसका अध्यक्ष कौन रहे थे? 1935 से 47 तक जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कहीं कहीं इसका शेख अब्दुल्ला दे देता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 76 स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ये में कि लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। बी में कि वर्ष 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी में कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरबिंदो थे। डी कह रहा है कि टैगोर ने आत्मविश्वास की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मैं कह रहा था कि लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया। तो बरिसाल के मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत हुसैन नहीं किया था। यहाँ पे कौन थे? तो इसका नेतृत्व किया था अब्दुल रसूल ने। अब्दुल रसूल, यानी कि नहीं पूछ रहा था, तो ये हमारा सही नहीं है। अब्दुल रसूल ने ही इसका नेतृत्व किया था बरिसाल के मुस्लिम किसान के आंदोलन का। उसके बाद है कि वर्ष 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। ये तो सही है। सी कह रहा है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरबिंदो थे। तो ये भी सही था। और डी में कह रहा है कि टैगोर ने आत्मविश्वास की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, यानी कि ये भी सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं 77 नंबर। 77 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है कि हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। सी कह रहा है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। डी कह रहा है कि मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये में है कि हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। तो सही है। बी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये भी सही है। सी कह रहा है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। तो नहीं, ये तो समर्थन किया था। यही उद्देश्य भी करजन का था, हिंदू मुस्लिम में एकता को भंग करना। तो ये गलत हो गया, यानी कि सही नहीं है, यानी सी सही नहीं है। डी कह रहा है कि मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 78 कह रहा है नेक्स्ट में कि 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ये कह रहा है कि राजसी प्रांतों पर और अधिक और प्रत्यक्ष राजनैतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी कह रहा है कि उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। डी कह रहा है कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो इसमें मेनली वह पूछ रहा है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावित था कि फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करना। उसके पीछे अंग्रेज का असली मंशा था कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है जेबी कृपलानी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आज़ादी के समय कौन थे? भारत के विभाजन के समय 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन में 1946 में चुने गए थे। मेरठ अधिवेशन 1946 में चुने गए थे, जो कि 47 के समय भी यही रहते हैं, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरे तरफ विषय दिया हुआ है।
पूछ रहा है कि इसमें मिलान कौन सा सही है सूची 1 से सूची 2 का। तो एक में है ए में है मैकडोनाल्ड, बी में है लिनलिथगो, सी में है डलहौजी, डी में चैम्सफोर्ड। तो इसका क्या होगा? मैकडोनाल्ड का संबंध है आपका कम्युनल अवार्ड से, 1932 में लाया था। तो क्या हो जाएगा? ए का 2 किस में है, यानी कि ये दोनों कट गया, ये दोनों में से देखना है। बी में 3 दिया हुआ है, लिनलिथगो यानी अगस्त ऑफर, यानी जिसे कि क्या कहा जाता? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद डलहौजी है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, हड़प की नीति, तो एक हो गया। और चेम्सफोर्ड डायआर्की, जैसे कि 1919 में अधिवेशन 1919 का जो अधिनियम आता है उसी के तहत द्वैत शासन लाया जाता है प्रांतों में। तो इसका क्या हो जाएगा? 4। तो 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो गया। मैकडोनाल्ड हो गया कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो हो गया अगस्त ऑफर, डलहौजी हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब चेम्सफोर्ड हो गया डायआर्की द्वैत शासन। 81 क्या कह रहा है? 81 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ए में है कि उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। बी कह रहा है कि उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। सी कह रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का। डी कह रहा है कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो 81 का क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा आपका डी कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट, जिसे क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती, लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। तो ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। इसमें देख सकते हैं जैसे खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन थे या फिर इसको संगठित किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इसमें पूछता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां। उसके बाद है कि इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता था और इन्हें पठानों का एक दल था खुदाई खिदमतगार। वही क्या करता है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया गया था और पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। यही खुदाई खिदमतगार से हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम में यहाँ पे था, जैसे भारत हो गया तो यहाँ पे इसका संगठन था उत्तर पश्चिम में। खान अब्दुल गफ्फार खां का, खान अब्दुल गफ्फार खां का। 82 में चलते हैं। 82 कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ए में कह रहा है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। रीजन कह रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में कि आर और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या आर है। बी कह रहा है कि आर और दोनों सही है किंतु आर की सही व्याख्या आर नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था क्योंकि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। मेन वही था कि जो श्रमिक नेता थे वे साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। वे कांग्रेस को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रभाव कम था। इसीलिए है कि ए की व्याख्या आर है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। बी कह रहा है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही। सी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। डी कह रहा है कि बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है कि सी कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था वो अंतरिम सरकार के गठन के साथ भारत विभाजन के बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया था। जबकि वह 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजयी हुए थे। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को हुई संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक में भाग ही नहीं लिया। जैसे 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्षता हो रहा था, कौन उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको लोग बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण कैबिनेट मिशन से ही पता चल गया था कि अब विभाजन अंततः फैसला होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 84 कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी कह रहा है कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी कह रहा है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कहाँ से चुना गया था? तो
तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर की विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। और इनको किस आधार पर चुना गया था? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये पॉलिटी में पढ़ेंगे कि जैसे 10 लाख पर एक सीट आया था, 10 लाख पर एक सीट, यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। 85 कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कह रहा है राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी की जवाहरलाल नेहरू। यह कब गठित हुआ था? तो सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर ही गठित हुआ था अंतरिम कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष 86 से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी में कह रहा है महात्मा गांधी ने, सी में कह रहा है कि विठल भाई जी पटेल ने, डी में कह रहा है महादेव देसाई ने। तो ये तो इजी है कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं पे बरदौली नेतृत्व के कारण ही वल्लभ भाई पटेल के यहीं पे बरदौली की महिलाओं द्वारा ही सरदार की उपाधि दिया जाता है। पूछा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो बरदौली सत्याग्रह में बरदौली की महिलाओं द्वारा। तो यानी हो जाएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बरदौली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 87 नंबर। इसमें कह रहा है कि ए में कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। रीजन कह रहा है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर चुनिए। ए में है कि आर दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये 1916 में नहीं दिया था, कब दिया था? 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन के विरोध में दिया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद। तो एक तो गलत हो गया और जैसे ही ये गलत हो जाएगा आर सही हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ये गलत का रहता है, बाकी सब में ये सही देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये सही है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका ये हो जाएगा आपका मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। तो ये हो जाएगा आपका कि ये गलत है परंतु और सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 88 नंबर की भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में कह रहा है, इसमें है कि रॉलेट एक्ट ने सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग जनसंहार हुआ। बी में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। सी कह रहा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। डी में कह रहा है कि 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौतों का विरोध हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूछ रहा है सही नहीं है, पहले इस पे ध्यान देना है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और जो राइट आंसर है 1 मार्क निकल जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये मैं कह रहा था कि रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग जनसंहार हुआ। तो ये तो सही है। रॉलेट एक्ट अभी पढ़े कि मार्च 1919 में पारित होता है, जिसके बाद अप्रैल 1919 में फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये हो जाएगा आपका कि ये तो सही है। उसके बाद अगला आ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। तो ये भी सही है। कब गठित किए थे? तो 1939 में, जब त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद के कारण इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी सही है। उसके बाद है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि जैसे हिंदुस्तान HSRA का स्थापना किए थे उसमें से एक थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होना चाहिए था। तो ये भी सही है। डी में कह रहा है कि 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। तो ये गलत है, विरोध नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे इसका सब समर्थन किए थे। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी। 89 पे चलते हैं। 89 कह रहा है कि 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ए में है कि भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी।
भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना चाहिए। बी में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी कह रहा है कि विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग। डी में है कि संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो इसमें देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। तो इसमें बात कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को, साथ ही संविधान निर्माण तथा स्वशासन देने की बात कही गई थी। तो इसमें क्या था? इसमें पहला तो नहीं है। बी में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना तथा इसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और कहा गया था कि स्वशासन देने की बात कही गई थी, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था भारतीय, क्योंकि 1929 में ही यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, इसलिए डोमिनियन पे कहीं से कहीं तक रुकने की बात नहीं की जा रही थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 90 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ए में है स्वराज पार्टी, डी में है इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी में है इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी में कह रहा है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर किससे जुड़ गया था? तो 90 का क्या हो जाएगा? डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये किसके नेतृत्व में गठन हुआ था? तो इसका मेन लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हीं के अध्यक्षता में ये बन गया था आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 91 कह रहा है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। एक में कह रहा है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। दो कह रहा है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीन कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम की समाप्ति। पूछ रहा कौन सा सही है? ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है 1 और 2, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब रोक के थोड़ा सा उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे क्या होगा? पहला में कह रहा है कि गवर्नर यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। तो सही था कि 1919 का जब अधिनियम आया था तो प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी, लेकिन 35 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा कि 35 के अनुसार तो सही है कि द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी, यानी कि एक हमारा राइट आंसर है। दो में कह रहा है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तो ये भी सही है। तीन में कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो ये गलत है, इसमें तो और बढ़ावा दिया गया था। जिस 19 में सिर्फ मुसलमानों के लिए था, 1919 में और बढ़ा महिलाओं और एंग्लो इंडियन ये सब का। उसी तरह 35 में और बढ़ा करके उसको बहुत सारे में विस्तार कर दिया गया था। तो क्या हो गया? यानी कि 3 गलत है, तो 3 इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 92 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुई। दो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ अधिवेशन समझौता संपन्न हुआ। पूछ रहा कौन सा सही है? ए में 1 और 2, बी में केवल 2, सी में 2 और 3, डी में केवल 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये तो गलत है। कहाँ हुआ था? कल हम लोग बनाए थे ना कि BCME पहला बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी, यानी कलकत्ता की जगह पे क्या हो जाएगा? बम्बई 85 में, 1885 में। यानी कि एक गलत है, एक किसमें है? इसमें है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो सही है। कहाँ हुआ था? तो सी से कलकत्ता में। थर्ड में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा
लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये भी सही है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, मेल थे। तो यानी ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 और 3, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। इसमें देख सकते हैं बम्बई में बिमेश चंद्र बनर्जी किए थे, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, उसके बाद मद्रास में किसने किया था? तो मद्रास में हो जाएगा आपका प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज BCA में। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए में है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। डी कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है 93 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए में है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यानी हमारा ये सही है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। बी कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये गलत हो जाएगा, जिन्ना सदस्य नहीं थे। उसके बाद सी में हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। तो ये भी गलत है। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो ये तो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। 1946 की अध्यक्षता किसने किया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को भी होता है 1946 में, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 दिसंबर को आता है आपका उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ये भी गलत हो गया। डी कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो नहीं, अंगीकृत कब किया गया था? तो ये तो आपका 26 जनवरी 1949 को किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जबकि लागू अगर पूछेगा तब होगा 26 जनवरी 1950 को लागू, जबकि अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, 1949। यानी ये हमारा राइट आंसर है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मोंटेगिर चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ए में भारत परिसर अधिनियम 1909 का आधार बनी। बी कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 का आधार बनी। सी कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। और डी कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? तो ये आपका आया था 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को आया था। जो बाद में कौन सा अधिनियम आता है? मोंटेगी चेम्सफोर्ड 1919 का आधार बनता है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे 1919 को ही मोंटेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जहाँ चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे और मोंटेगी जो थे वो भारत सचिव थे। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, दोनों के द्वारा बनाया गया था इसलिए। तो यानी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909 का क्या नाम था? 1919 को कहा जाता था मार्ले मिंटो रिपोर्ट। मार्ले उसमें भारत सचिव रहता है और मिंटो वाइसराय रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 95 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ए में कह रहा है मजहरूल हक, बी में है मौलाना हसरत मोहानी, सी कह रहा है कि हकीम अजमल खान, डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का? तो इसमें मौलाना हसरत मोहानी ने ही स्वराज का प्रस्ताव दिया था, स्वराज को प्रभाषित किया था और यही प्रस्तावित भी किया था। तो क्या हो जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 96 में कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? ए में है तेज बहादुर सप्रू, बी में है सुतोष मुखर्जी, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में है सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा हिंसा, बी में है मिंटो मार्ले सुधार, तीन में है दांडी यात्रा, चार में है मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार। तो चौरी चौरा हिंसा कब हुआ था? ये तो असहयोग आंदोलन के वापस लिए, इसी के कारण वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। मार्ले मिंटो कब आया था? तो 1909। अभी बताएं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। और मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो 1919 में। तो क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 1909 यानी 2, उसके बाद हो जाएगा 1919 4,
उसके बाद आ जाएगा 22 1, उसके बाद आ जाएगा 3 2 4 1 3 किसी में है, हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 98 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। ए में कह रहा है मध्य अमेरिका, बी कह रहा है उत्तरी अमेरिका, सी कह रहा है पश्चिमी अमेरिका, डी कह रहा है दक्षिणी अमेरिका। तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो ये हो जाएगा, स्थापना कब हुआ था गदर का? 1913 में। किसने किया था? डिस्कस हुआ था कल, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, एक में कह रहा है, यहाँ पे साउंड रुक गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, एक में था कि सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था। तो ये गलत था, क्योंकि वो नौकरी से इस्तीफा देने को नहीं कहा था, बल्कि कहा था कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करे, यानी एक गलत था। दो में था कि नौकर सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा था, ये भी गलत है। बोला कि अपने पद पे बने रहो, लेकिन गोली चलाने से इनकार कर देना है, ये भी गलत था। और 3 में कह रहा था कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये सही है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3। 100 में कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ए में है बिहार, बी में है मद्रास, सी में है उड़ीसा और डी में है पंजाब। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार टोटल 6 प्रांत में गठन हुआ था। 6 प्रांतों में, पहला था बम्बई, फिर मद्रास, फिर मध्य प्रांत जो वर्तमान में एमपी है, उसके बाद उड़ीसा हो गया, संयुक्त प्रांत और बिहार। तो कहाँ कहाँ? मद्रास में हुआ था, बिहार में हुआ था, उड़ीसा में भी हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 प्रांत में हुआ था। पहला था बम्बई, फिर मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बिहार। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, यानी इसका पंजाब नहीं हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।